हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। अच्छा। ये मैं शाम को बना रहा हूँ एंड लेट्स सी आपको मैं कब अपलोड करूँगा। बाय द वे, हम अपना चैप्टर करते हैं। ठीक। साउंड, ये हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 5। ओके, कंटिन्यू करेंगे अगर हम पिछले फिजिक्स के क्लासेस से। ठीक। एनसीईआरटी हमारी चल रही है, कौन सी क्लास की है? 9th क्लास। ओके, इसका ये चैप्टर नंबर 5 है, यानी कि लास्ट चैप्टर हमारा 9th एनसीईआरटी का। इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी 10th की एनसीईआरटी। ओके, आई एम डैम श्योर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यार, इवन पीवाईक्यू आपको मिलेंगे। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इसका नाम है साउंड, यानी कि ध्वनि या फिर आवाज। ठीक, तो हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एवरी डे वी हियर साउंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस लाइक ह्यूमंस, आप लोग आवाज सुनते हैं वगैरह वगैरह, व्हीकल, टेलीविजन वगैरह वगैरह। तो साउंड इज क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है एक सेंसेशन से ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। हमारे कान उस सेंसेशन को सुनते हैं और वो होती है हमारी ध्वनि। तो देयर आर आल्सो अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लाइक मैकेनिकल एनर्जी होती है। रिमेंबर किससे बनती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, गॉट इट? Light energy, etc. So we have talked about mechanical energy in our previous chapters. You have been taught about conservation of energy, कैसे बचा सकते हो, which states that we can neither create nor destroy energy. We can just change it from the one form to another form. तुम आप ताली बजाते हो, a sound is produced. ठीक है, तो can you produce sound without utilizing your energy? Which form of energy did you use to produce sound? तो इन दिस चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे? वी आर गोइंग टू लर्न हाउ द साउंड प्रोड्यूस होता है एंड हाउ इज ट्रांसफर्ड होता है थ्रू अ मीडियम एंड रिसीव्ड हमारे कानों के द्वारा, कैसे रिसीव होता है। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ साउंड। यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्टिविटी दे रखी है, हमें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे स्टार्ट की। यहाँ पे उन्होंने पूरा बता रखा है कि इस थर्ड में, ऐसे ये एक थ्रेड है, लटका दिया, इसको ऐसे छोड़ेंगे। अब जब ये बॉल को यहाँ से पहले ऊपर ले आएंगे, यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये जाके यहाँ पे उन्होंने लगा दिया वाइब्रेटिंग टर्निंग फॉर्क। अगर आप लोगों ने +2 तक आपने पीसीएम में फिजिक्स वगैरह रही है आपके पास, साइंस साइंस हो, तो आपने ये जरूर इंस्ट्रूमेंट जरूर देखा होगा। ठीक। या फिर अगर आप कभी कान वाले डॉक्टर के पास गए होंगे तो उनके पास ये होता है, वो आपको सुनाते हैं ये। तो जैसी बॉल इसमें लगेगी और ये इन्होंने स्टार्ट बांध रखा होगा, तो ये कंपन करेगा, यानी कि वाइब्रेट करेगा। यानी कि वाइब्रेशन कहाँ होगा? तो आसपास के जो इसके एयर प्रेजेंट होगी, मॉलिक्यूल होंगे, उनमें वो हिलेंगे। ठीक, जब ये हिलेगा तो वो मॉलिक्यूल्स भी हिलेंगे, तो उससे क्या होगा? वाइब्रेशन होगा और वही करेगा हमारी आवाज पैदा। ठीक। अब हम सीधे पढ़ते हैं यहाँ से। उन्होंने प्रोड्यूस किया था साउंड किससे? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। तो हमसे बोल रहे हैं क्या हम विदाउट वाइब्रेटिंग के ऑब्जेक्ट के हम क्या साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं? So let's see, in the above activities we have produced sound by striking the turning fork. We can also produce sound by plucking. हम कुछ तोड़ते हैं, चट्टे की आवाज आती है, स्क्रैच करते हैं, खुरचने की आवाज आती है, rubbing, blowing, shaking hand, different objects. As per the above activities, what do we do to the objects? We set the objects vibrating, ठीक, and produce sound करते हैं उनसे। तो vibration means a kind of rapid and flow formation of an object। ठीक। The sound of the human voice is produced ड्यू टू वाइब्रेशन इन द वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, हमारे लिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वॉइस किससे प्रोड्यूस होती है? वोकल कॉर्ड्स, हमारी गर्दन में। तो जब एक वर्ड फ्लिप्स, यानी कि अपनी पंखों को फड़फड़ाता है, डू यू हियर एनी साउंड? ठीक। थिंक हाउ द बजिंग साउंड accompanying a bee is produced। एक मधुमक्खी के करती है ना। a stretch rubber band, जब छोड़ते हैं तो हमारी चोट लगती है ना, तो वो कैसे साउंड करती है? plugged vibrates produce sound। if you have never done this, तो बताते हैं चलो। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, द मैटर और सब्सटेंस थ्रू व्हिच साउंड ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड अ मीडियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लिखते रहो, मैं बताता रहूंगा। साउंड ट्रेवल करता है सिर्फ और सिर्फ मीडियम में। वैक्यूम होता है ना, जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई कोई मीडियम नहीं है। मीडियम क्या होते हैं हमारे? एयर, वाटर, या कोई सॉलिड चीज, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीन हमारे मॉलिक्यूल, सॉरी, वो हमारे हैं मीडियम। ठीक। इसके अलावा चौथा हमारा वैक्यूम है। तो वैक्यूम में हमारा साउंड नहीं चलता। आपने देखा होगा ना अंतरिक्ष वगैरह में, तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं उनके पास एक सूट होता है, उसके थ्रू वो बात करते हैं, वो वैसे बात नहीं कर पाते। ठीक। वो सामने आपके बोलते रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो ये ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं है वहाँ पे। So it can be solid, liquid or gas. Sound moves through a medium from the point of generation to the listener. यहाँ से अगर आप ये स्पीकर हो, आप बोल रहे हो और यहाँ पे लिसनर है, तो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा?
थ्रू मीडियम, मीडियम का होगा यहाँ पे हवा होगी, ठीक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो इट सेट्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। अभी मैं उसको बताऊंगा। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर। अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज contact with the vibrating object is first displaced from its equilibrium position. It then exerts a force on the adjacent particle, as a result of which the adjacent particle gets displaced from its position of the rest. After displacing the adjacent particle, the first particle comes back to its original position. This process continues in the medium till the sound reaches your ear. The disturbance created by a source of sound in the medium travels through the medium and not the particles of the medium. कुछ नहीं, ये बस ये है, ये बता रहा है कि मान लो यहाँ पर ये है हमारा स्पीकर, बोपा साउंड, ठीक। यहाँ से आवाज निकल रही है, आप इधर खड़े हो, ठीक। आपके कान है, कान आप जुड़ गए, ठीक। अभी यहाँ पे, यहाँ से साउंड निकला, ठीक। यहाँ पे हवा है, मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या कर रहा है, जैसी आवाज यहाँ से निकलेगी तो ये सब वाइब्रेट करेंगे, ठीक। मान लो ऐसे मैंने बना दिया। अब ये वाइब्रेट करेंगे तो ये नहीं होगा कि इस मॉलिक्यूल्स में ज्यादा आवाज आई तो ये उड़ के यहाँ पे जाके इसके कानों में घुस जाएगा, नो। ये मॉलिक्यूल्स, ये वाइब्रेट होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके एक के बाद एक वाइब्रेट होगा, और ये सारे वाइब्रेट हो के लास्ट वाला जो वाइब्रेट होगा वो जाके प्रेशर एग्जर्ट करेगा इस पे। यहाँ से धक्का लगा, धीरे धीरे धक्का ट्रांसफर होगा और जाके उसके कान में धक्का लगेगा फिर, ठीक। ये प्रोसेस बहुत स्पीड में होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है, हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये चल के नहीं जाते हैं, ये एक से एक, ये है एक, ये है, तो इससे एनर्जी इसको ट्रांसफर करेंगे, दूसरा होगा उससे इधर ट्रांसफर करेंगे, उससे इधर ट्रांसफर करेंगे, ठीक। बस ये पूरी कहानी थी और कुछ नहीं थी। इसमें ये बता रहा था कि साउंड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को टक्कर मार के एनर्जी ट्रांसफर करता है, ना कि अपने आप खुद जल के जाता है, वो नहीं करता, ठीक। तो अब वेव इज अ डिस्टरबेंस है, ठीक है। अब ये क्या होती है, वेव होती है। अब ये कैसे पैदा होती है, हमने इधर कुछ बोला तो ये ऐसे वेव बनेगी, ठीक। तो वो डिस्टरबेंस है दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, ठीक। वो अपने पड़ोसी पार्टिकल्स को गति में ला देता है। इसको हमने बोला तो ये सबको चिल्ला देगा, भाई साहब भाई साहब भाई साहब, लास्ट तक। So they in turn produce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves. वो खुद आगे नहीं बढ़ते हैं, but the disturbance is carried forward. Disturbance को वो आगे बढ़ा देते हैं, ठीक। This is what happens during propagation of a sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. ठीक, sound क्या है, एक wave है। Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves. बस जिस पे मैं आपको गोला कर दे रहा हूँ ना, वहीं आप लिख लो, बाकी छोड़ दो। साउंड क्या, हमारा एक मैकेनिकल वेव है, दैट्स इट। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। एयर सबसे कॉमन मीडियम है। व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आगे बढ़ता है तो ये पुश करता है और दबाता है द एयर इन फ्रंट ऑफ इट, क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। तो इसमें दो चीजें होती हैं, मैं बताऊंगा। दिस रीजन इज कॉल्ड अ कंप्रेशन। चलो बताता हूँ, पढ़ लेते हैं। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड्स। एक सेकंड जरा, बस। हाँ जी। So this compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backwards, it creates a region of low pressure जिसको कहते हैं rarefaction, ठीक। S1 फिगर वगैरह वगैरह। As the object moves back and forth rapidly, a series of compression and rarefactions is created in the air. So these makes the sound wave that propagates through the medium. Compression is the region of high pressure and the rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. More density of the particles in the medium gives more pressure and vice versa. ठीक। Thus propagation of sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations in the medium. ऐसा भी जो हमने पढ़ा है ना, you know what is this? ये बस इतनी सी बात है। एक हाई प्रेशर होगा, एक लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर कहाँ होगा, जहां पर, अब एक बस है, मान लो मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ जो पूरी खचाखच भर रखी है, खचाखच। तो यहाँ पे लोगों के बीच में ज्यादा प्रेशर होगा, क्यों? मल्टीपल रीजन है, आपको बताइए।
एक बस है जहां पर आराम से सीटें खाली हैं, लोग बैठे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, डेंसिटी कैसी है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे डेंसिटी कैसी है, बहुत कम है, ठीक। समझ गए। इसमें क्या होगा, इसमें कोई चीज बस वाले में आगे से पीछे पास करनी, तो ये खुद चल के जाएगा क्या, नहीं, अपने से दूसरे लोग भेजेगा, भाई साहब आगे बढ़ा दो, भाई साहब आगे बढ़ा दो। अगर दिल्ली की डीटीसी बस में आपने ट्रैवल किया होगा, इतनी भीड़ होती है, जनरली लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब पैसे दे देते हैं, पकड़ा देते हैं, आगे कंडक्टर टिकट कोई और लेता है, फिर दूसरों के हाथों 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 आता है। तो समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम कंप्रेशन। जहाँ पर हाई प्रेशर है उसको बोलेंगे हम कंप्रेशन, दबा हुआ है, कंप्रेस्ड है। लो प्रेशर जहाँ पे, वहाँ पे रेयर फ्रैक्शन है, यानी कि रेयरली कोई है वहाँ पे, नहीं तो आराम से जाओ, उठ के टिकट लो, अपने आप आगे बैठो, फाइल के लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना है कहानी, और कुछ भी नहीं जो अपने पढ़ा, ठीक। समझ गए आप, रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। अब देखो, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, आपको पता चुका है, एंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर या स्टील, जो कि सॉलिड होगा, एक्सेट्रा, फॉर इट्स प्रोपेगेशन, यानी कि इसके वेव करने के लिए। इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, निर्वात में ये नहीं चल सकती। सो विच कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अभी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है कि एक इलेक्ट्रिक वेल लेंगे, या उसमें एयर लाइट करेंगे गैस। अब जैसे इन्होंने एक ये जार लिया है, ठीक, जिसमें अभी हवा भरी हुई है, और एक इन्होंने लिया है बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल, बेल लिया, ठीक है। इन्होंने बाहर स्विच लगाया उसका, ठीक, बटन दबाया, अभी इसमें हवा भरी हुई है, तो ये बोलेगी तो आवाज हमें बाहर तक आएगी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, एक यहाँ पे एक और आइटम लगा दिया जिसका नाम है वैक्यूम, वैक्यूम पंप नीचे से लगा दिया एक्चुअली, ये देखो, जो यहाँ से हवा निकाल के बाहर रख देगा, और ये पूरा जहाँ जितनी जो हवा थी ना, ये निकल के सब बाहर चली जाएगी, तो यहाँ पे कोई हवा नहीं रहेगी अंदर, ओके। अब घंटी आप दबाओगे, घंटी बजेगी, लेकिन आपको आवाज नहीं आएगी, बस ये इनका है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं कि जब यहाँ पे मीडियम था, दैट वाज योर ईयर, तब तक तो हमें आवाज बाहर आ रही थी, लेकिन जब हमने मीडियम खींच लिया तो हमें आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब साउंड हमारा मीडियम ट्रेवल करता है, साउंड हमारा निर्वात में ट्रेवल नहीं करता है, बस। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में बोलते हैं अनुदैर्ध्य, ठीक है, जो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, और एक अनुप्रस्थ होती है, वो ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ठीक। The regions where the coils becomes closer are called compressions, and the regions where the coils are further, वही है, जो पास पास है वहाँ compression, जो दूर दूर है वहाँ बोलते हैं rarefaction। तो as we already know, sound propagation in the propagate करता है in the medium as a series of compression and rarefaction। compression rarefaction compression rarefaction, इन्हीं के जो भी सीरीज होगी उसमें ही हमारा साउंड चलता है, ठीक। So now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium। These waves are called longitudinal, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग। तो हमारा साउंड करता है अनुदैर्ध्य तरंग। Waves in these waves, the individual particle of the medium move in a direction parallel to the direction of propagation। Just a second, चार्जर गिर गया यार। हाँ जी, आपका लैपटॉप हो गया चार्ज, अब बताओ। वेव्स इन दीज वेव्स, ठीक, कौन सी वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इंडिविजुअल जो पार्टिकल होता है, अब तो मीडियम मूव करता है इन एक डायरेक्शन में पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन प्रोपेगेशन होता है उसी डायरेक्शन में ये चलता है, ठीक, ऐसे। ऑफ द डिस्टर्बेंस, the particles do not move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest। बता चुका हूँ आपको, वो जाते नहीं अपने आप, वो अपनी चीजों को ट्रांसफर कर देते हैं। दिस इज एग्जैक्टली हाउ अ साउंड वेव प्रोपेगेट्स, हेंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, खत्म। देयर इज आल्सो अनदर टाइप ऑफ वेव कॉल्ड अ ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। इन अ ट्रांसवर्स वेव, particles do not oscillate, वो oscillate नहीं करते along the direction of wave propagation but oscillate up and down। ये है, तो ऐसे ऊपर नीचे कूदते हैं साले, ठीक, अबाउट देयर मीन पोजीशन एज द वेव टेबल्स, और ऐसे ही वो एक वेव बना देते हैं। तो दस अ ट्रांसफर वेव इज द वन इन विच द इंडिविजुअल पार्टिकल है, जो भी मीडियम का, वो मूव करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर, जो अगर ऐसे चल रहा है तो उसके परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चलेंगे, ठीक, टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। सो व्हेन वी ड्रॉप अ पीबल इन अ पॉन्ड, मतलब जो लहरें उठती ना,
जब आप कंकड़ फेंकते हो किसी उदास में बैठ के, उदासी में बैठ के नदी या फिर तालाब के किनारे, तो आपने पत्थर फेंका, तो ऐसी जो लहरें निकलती है ना भाई साहब, तो वो होती है हमारी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें, वो ऐसे ऐसे आती है ना, ऐसे ऐसे। लाइट इज अ ट्रांसफर वेव, बट लाइट तो एक ट्रांसफर वेव है, बट क्या है, बट फॉर लाइट द ऑसिलेशंस आर नॉट ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स। मीडियम पार्टिकल्स उसके मतलब ऑसिलेशन नहीं करते हैं, और देयर प्रेशर, उनका डेंसिटी भी नहीं है। इट इज नॉट अ मैकेनिकल वेव। लाइट जो हमारी है वो एक मैकेनिकल वेव नहीं है। वी विल कम टू नो मोर अबाउट ट्रांसफर वेव्स इन हायर क्लासेस, तो आगे पढ़ेंगे 10th में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव क्या है, तीन है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और इसके स्पीड। बस इन पे पढ़ेंगे हम। एक साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर व्हिच रिप्रेजेंट करती है हाउ डेंसिटी एंड प्रेशर चेंज when the sound wave moves in the medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance. So above and below the average value of density and pressure represent the density and pressure variations respectively as a sound wave propagates करती है in the medium. Compression are the regions जहाँ पर particles are crowded, पता है ना, together and represented by the upper portion of the curve. The peak represent करती है the region of maximum compressions. Thus compressions are region where density as well as pressure जहाँ पर high होता है, उसको बोलते हैं। अब मल्टीपल टाइम ये चीज आएंगे। रेयरफेक्शन क्या होता है, डेंसिटी कम होती है, ठीक, और द रीजन ऑफ लो प्रेशर जहाँ पे होगा हमारी डेंसिटी कम होगी, वेयर पार्टिकल्स आर स्पेयर्ड अपार्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय द बेली, दैट इज द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व। ये और ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। अ पीक इज कॉल्ड द क्रेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। एक सेकंड, लेट मी ओपन द पीडीएफ। हाँ जी, ठीक। तो ये हमारी क्या है, एक साउंड वेव है। ऊपर वाला पोर्शन इसको बोलते हैं क्रेस्ट, नीचे वाले बोलते हैं हम ट्रफ। हिंदी बोले इसको बोलते हैं सुरंग, इंग्लिश बोलते हैं इसको गर्त, ठीक। हाँ जी, सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड द वेवलेंथ। बस ये आपने लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन दो लगातार सुरंग, एक ये सुरंग है और एक इधर होगा, एक ये गर्त है, एक ये गर्त होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे लैम्डा, या फिर यहाँ से यहाँ तक की जो उसको बोलेंगे लैम्डा, ठीक। लैम्डा क्या होता है हमारा, वेव लेंथ। वेव की लेंथ कि अगर कोई वेव ऐसे ऐसे घूम रही है तो उसकी लेंथ कितनी है, तो ये पर्टिकुलर चीज है ना, या फिर इसका जो टॉप है ये वाला, मतलब ये मैंने गलत बना दिया, ऐसे बनता है, तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा ना ऐसे। तो ये और ये लंबाई बराबर होगी, तो ये क्या है, ये ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं हम क्रस्ट, और नीचे वाले क्या बोल रहे हैं हम, ट्रफ बोल रहे हैं ना। तो या तो नीचे वाले दोनों को मिला दो या ऊपर वाले दोनों को मिला दो, तो इनको क्या बोलेंगे, लैम्डा से डिनोट करते हैं, उसको बोलते हैं हमारी वेव लेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य। अगर हिंदी वालों को आपको समझ आएगा ये चीजें, ठीक। एज सोन इन द फिगर वगैरह वगैरह, द वेवलेंथ इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, जो कि ग्रीक लेटर है लंबाड़ा। इट इज ऐसा यूनिट क्या है उसकी, मीटर में उसको नापते हैं। हेनरिच रुडरफुर्ड, ठीक है, 22 फरवरी 1857 में हम्बर्ग में, जर्मनी, एंड एजुकेटेड वगैरह हुए थे, छोड़ो उतना कुछ है नहीं। हम्म। तो फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट अकर्स, ठीक है। सपोज यू आर बीटिंग अ ड्रम, अच्छा अगर आप कोई ढोलक बजा रहे हो, हाउ मेनी टाइम्स यू आर बीटिंग द ड्रम इन वन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीटिंग द ड्रम, ठीक। So we know that when sound is propagated through a medium, the density of the medium oscillate करती है between a maximum value and a minimum value, ठीक। So the change in the density from the maximum value to minimum and again to the maximum, ठीक, वो करता मेक करता है वन, मतलब वो बनाता है वन, मेक्स वन complete oscillation, ठीक। The number of such oscillation per unit time is the frequency of the sound wave। ऐसे oscillation का per unit time में कितनी oscillation हो रहे हैं उसको बोलते हैं frequency of the sound wave। So if we can count the number of the compression or rarefaction that cross us per unit time, we will get the frequency of the sound wave. It is usually represented by Greek letter nu, SA. Its SI unit is hertz, HZ.
The time taken by two consecutive compression or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगी इसमें, ठीक, ये आपको यही रटना है और कुछ नहीं रखना। टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होता है आवर्त का, अभी बताया था ना, द टाइम टेकन बाय द टू consecutive compression or rarefaction to cross a fixed point। कोई फिक्स्ड पॉइंट है, उसको क्रॉस करने पे किसी भी consecutive rarefaction या कंप्रेशन को लगने वाला टाइम, उसको बोलते हैं हमारा टाइम पीरियड, आवर्तकाल, ठीक। In other words, we can say that the time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound। हमारी साउंड वेव का टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में लिया गया टाइम बोलते हैं उसको हम टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल टी। ऐसा यूनिट क्या हमारी पता है आपको, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज, न्यू बराबर 1/t, ठीक। फ्रीक्वेंसी, इसको हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं, इज 1 आवर्तकाल का इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। जैसे कि अब वायलिन, अब आगे बढ़ाते हैं कि अब वायलिन और एक फ्लूट अगर आप दोनों को बजाते हो, मे बी फ्लूट played at same time in an orchestra, both sounds travel through the same medium से travel करते हुए आई हैं, that is air, and arrived and are ear at the same time। हमारे कान तक दोनों एक टाइम पे पहुंची, both sounds travel at the same speed से travel किए irrespective of the source, but the sounds we receive are different। this is due to the different characters associated with the sound, that is pitch। कोई, ये देखो यहाँ पे अभी बताऊंगा आपको क्वेश्चन कहाँ से आया था, क्वेश्चन यहाँ से आया था, ये आया था क्वेश्चन अभी PYQ में CDS 2022 में। The loudness or softness of a sound is determined basically by its amplitude। लेकिन हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं कि लड़के की आवाज है लड़की की आवाज है, वो पिच होती है, ओके। How the brain interprets the frequency of an emitted sound is called its pitch। The faster the vibration of the source, the higher the frequency। ठीक, जितने फास्टर वाइब्रेशन होंगे उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, ठीक। And the higher is the pitch as shown, thus a high pitch sound corresponds करता है to more number of compression and rarefaction passing a fixed point per unit time। तो objects of different size and condition vibrate करते हैं at different frequencies to produce sounds of different pitch। The magnitude of the maximum disturbance in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave। तरंग का आयाम, ओके, उसको बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। मैक्सिमम डिस्टर्बेंस मीडियम में कैसे होगा, इधर किसी भी साइड में वो मीन वैल्यू उसकी क्या होगी, एम्पलीट्यूड होगी ऑफ द वेव। तो इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर ए, एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर साउंड इट्स की यूनिट क्या होगी, विल बी दैट, अरे क्या हो रहा है यार, दैट ऑफ डेंसिटी और प्रेशर, ज्यादा तेज बोलोगे यार, सॉरी। द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बेसिकली बाय इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक। The amplitude of the sound क्या है, wave depends upon the force with which an object is made to vibrate। अगर हम स्ट्राइक करेंगे एक टेबल को धीरे से तो हम आवाज सॉफ्ट सुनेंगे, बिकॉज हमने प्रोड्यूस जो साउंड किया है वेव का उसमें लेस एनर्जी लगाई है, यानी कि कम एम्पलीट्यूड। अगर हम टेबल को हिट हार्डली करेंगे तो वी हेयर अ लाउडर साउंड। कैन यू टेल व्हाई? अ साउंड वेव स्प्रेड्स आउट फ्रॉम इट्स सोर्स एज इट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स। इसकी एम्पलीट्यूड है एज वेल एज इसकी जो लाउडनेस होती है वो घटती जाती है, आपको पता है। Louder sound can travel a larger distance as it is associated with a higher energy. So the wavelength, so the wave shapes of a loud and a soft sound of the same frequency। ये सॉफ्ट साउंड है, धीरे धीरे आ रहा है, ये लाउडर साउंड है, फटाफट फटाफट आ रहा है, ठीक। So the quality or timbre of sound is that characteristic है which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। The sound which is more pleasant is said to be a rich quality, ठीक। और एक साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी का जो होगा उसको बोलेंगे हम टोन, या फिर जो मिक्स साउंड होगा ना, मिक्सचर ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा वो उसको बोलेंगे हम नोट। और नोट ही हमारा होता है रिच क्वालिटी का, जैसे कि हमारा म्यूजिक। नॉइज इज अनप्लीजेंट है ईयर को, बट म्यूजिक क्या हमारा प्लीजेंट टू हियर एंड ऑफ रिच क्वालिटी का है, यानी कि वो हमारा कैसा है, वो नोट है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्सचर है फ्रीक्वेंसीज के। अब बात करते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पिच अ पॉइंट ऑन अ वेव
सच एज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम। इन्होंने फॉर्मूला दे दिया कि स्पीड v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, ये हमारे लिए फॉर्मूला ने दे दिया। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या हमारा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला आपने याद करना है और कुछ नहीं। ये बता रहे हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड क्या है, रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। कितना हो गया हमारा टाइम, 25 मिनट्स। आई थिंक एक ही में कवर करें, दूसरे में लेट्स सी, 15 मिनट और ले लेंगे, इसको खत्म कर देंगे। जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ बस वही देख लो, कुछ नहीं था। अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक, जो अमाउंट है साउंड एनर्जी का पास होता है थ्रू ईच सेकंड थ्रू यूनिट एरिया, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। So we sometimes use the terms loudness or intensity interchangeably. ठीक, but they are not the same. Loudness is a measure of that the response of the ear to the sound. Loudness क्या है, जो हमारा कान हमको रिस्पॉन्ड देता है। Even when two sounds are of equal intensity के हों, still we may hear one as louder than the other simply because हमारे ear detect करते हैं better को, किसको, एम्पलीट्यूड को। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, तो साउंड प्रोपोगेट करता है थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड। द साउंड ऑफ अ थंडर इज हर्ड अ लिटिल लेटर। आपने सुना ना कि हमको आसमान में मान लो बिजली चमक रही है, तो हमको पहले ये दिखेगी, उसकी जो आवाज होगी वो बाद में आएगी। क्यों? बिकॉज जो फ्लैश ऑफ लाइट है ना, उसके लिए हमको मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन हमें साउंड के लिए मीडियम चाहिए, तो वो चल के आता है धीरे धीरे, उसको टाइम लग जाता है। So we can make out that sound travels with a speed which is much less than the speed of light. ठीक, the speed of sound depends on the proportion of the medium. किस मीडियम चल रहा है वहाँ पे उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा कि साउंड की स्पीड क्या होगी, मीडियम पे डिपेंड करेगा। Which it travels, you will learn about this dependence in higher classes. The speed of sound in a medium depends on temperature. ठीक, अगर आप पटरी है, पटरी पे दिन में या गर्मियों के समय पे और दोपहर में अगर आप कान लगाओगे ना, तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस तक का सुनाई देगा। सर्दियों में और रात में कान लगाओगे तो आपको डिस्टेंस नहीं सुनाई देगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, कान मतलब सुनने का, और स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होती है व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस इन एनी अदर मीडियम। एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं द स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड वगैरह बना दे रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको लिए क्या, ये टेबल, ये आप रट लो, सॉलिड लिक्विड गैस, इनको भी आप लिख लो, एल्यूमिनियम निकल स्टील आयरन ब्रास ग्लास। ठीक, ये सीरीज है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम में होती है स्पीड, उसके बाद निकल में, उसके बाद स्टील में, ठीक, उसके बाद आयरन में, उसके बाद ब्रास, फिर ग्लास, उसके बाद सी वाटर में होती है, उसके बाद हमारे डिस्टल वाटर में, उसके बाद हमारे एथेनॉल, फिर मेथेनॉल, फिर गैस में सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन में, उससे कम होती है हीलियम में, फिर हवा में, फिर ऑक्सीजन में, सबसे कम होती है सल्फर डाइऑक्साइड में, गैस में। ठीक, तो ये आप देख लो। सोनिक बूम आपको पता ही क्या है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना, अगर हम उसको जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, वो होता हमारा, तो वेन अ साउंड प्रोड्यूस करता है, सोर्स मूव्स विद अ स्पीड हायर देन दैट ऑफ साउंड, तो ये प्रोड्यूस करता है शॉक वेव इन हवा में। तो these shock waves carry a large amount of energy. The air pressure variation associated with this type of shock waves produce a very sharp and loud sound. इसको बोलते हैं सोनिक बूम। आपने कभी सुना होगा, अगर जैसे एयरफोर्स के वो होते हैं हमारे शोज वगैरह, एरो शोज वगैरह, उसमें आप जाओगे तो आप देखोगे, जैसे अभी कंप्लेंट भी आई थी बंगलोर के जो भी वहाँ पे थे एयरपोर्ट के आसपास के लोग, उनकी बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए थे इस चीज़ से ना, इवन डैमेज टू द बिल्डिंग्स के ग्लास वगैरह, विंडोज वगैरह को, क्योंकि वो सोनिक बूम था, बूम से होता है फट जाता है आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखो, साउंड बाउंसेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड, साउंड वापस आ जाता है लाइक अ रबर बॉल बाउंस ऑफ अ बॉल, लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस ऑफ अ सॉलिड ऑफ अ लिक्विड एंड फॉलो द सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एज यू हैव स्टडीड, जो आपने पहले पढ़ा है। तो डायरेक्शन ऑफ साउंड की क्या होगी, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड की सेम एंगल बनाएगा विद नॉर्मल के साथ में, अगर ऐसे गया तो ऐसे ही वापस आएगा to the reflecting surface at the point of incidence, and the three are in the same place. An obstacle of large size which may be polished or rough is needed for the reflection of the sound waves. हमें तो सरफेस तो चाहिए ना भाई। आप देखते हैं यहाँ पे इको, इको इम्पोर्टेंट है। So if we shout or clap near a suitable reflecting object such as a tall building, mountain वगैरह में जाके चिल्लाते हैं ना,
इसमें इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये पढ़ लो कि वो इको होता है। इको होता है जिसके लिए हमें डिस्टेंस मिनिमम चाहिए 17.32 मीटर फ्रॉम वन साइड। अगर आप यहाँ खड़े हो, इधर एक पहाड़ हिल है, तो आप यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिनिमम 17.32 होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है वो चलेगा। ठीक, तो डिस्टेंस मिनिमम इतना हो गया, बस ये एक कंडीशन है उसके लिए, इको के लिए। So the sound which we hear is called an echo. The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. ये इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर हम कोई वर्ड याद मतलब सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक हमारे कान में रहता है या ब्रेन में। To hear a distinct echo or time interval between the original sound, ये पूरा उन्होंने कहानी लिख कुछ नहीं है, बोल रहा है दोनों साइड से देखो तो 34.4 होगा, मतलब सरफेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट इतना, बट फॉर हियरिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस, दैट इज योर 17.2 मीटर। मैंने 3.2 बताएगा, सॉरी 17.2 ले लो भाई। ठीक, तो दिस डिस्टेंस विल चेंज विद द टेम्परेचर ऑफ एयर। वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा है कम है वगैरह। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या डिस्टेंस कम हो गया, ज़्यादा हो जाएगा? बताओ। टेम्परेचर बढ़ने में क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस 17.2 से कम भी चलेगा। ठीक, इकोज मे बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। वो डिपेंड करेगा, एक पहाड़ियाँ हैं, दो टकरा रही हैं, तीन टकरा रही हैं, कितनी टकरा रही हैं। ठीक, the rolling of thunder is due to the successive reflection of the sound from a number of reflecting surface such as the clouds and the land. रिवर्बरेशन गूंज होता है, आपको पता है। अगर आप कभी हॉल वगैरह में गए, मैरिज लॉन वगैरह में, जहाँ खाली होता है, कुछ और आइटम नहीं होता, या फिर मूवी थिएटर में गए, तो वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आती है, गूंज जाती है। या फिर खाली रूम में जहाँ कुछ भी नहीं है, आप नया नया फ्लैट ले रहे हो, चेक करने गए, आपने बोला आपकी आवाज़ गूंजेगी, क्यों? उसके लिए हमें मैक्सिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, जहाँ से बोल रहे हो आप वहाँ से लास्ट आने वाला दीवार है 17.2, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है। इससे कम होगा तभी हमारा रिवर्बरेशन होगा, हिंदी में उसको बोलते हैं हमारा गूंज। So a sound created in a big hall will persist by repeated reflection from the walls until it is reduced to a value where it is no longer audible. So the repeated reflection that results in the persistence of sound is called the reverberation, यानी कि गूंज। तो इन एन ऑडिटोरियम और बिग हॉल में जब आप बोलते हो तो वही होती है गूंज। Excessive reverberation is highly undesirable. To reduce reverberation, the roof and walls of the auditorium are generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber board, rough plaster, or trapeze. The seat material also is selected on the basis of their sound absorbing properties. अगर अगर आप जा रहे हो मूवी देखने थिएटर में, तो उसकी दीवारें ना छेद बने होते हैं, हमने कभी देखा होगा, या फिर जो सीटें होती है ना वो भी गद्दे की होती है, जिससे कि वो साउंड एब्जॉर्ब कर लें, जो मतलब रिफ्लेक्शन है वो। ठीक, use of multiple reflection of sound, तो मेगाफोन्स और लाउड सेल्स हॉर्न्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट्स वगैरह वगैरह, ये सारे डिजाइन के आते हैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्प्रेड करते हैं उसको। ये देखो ये, ठीक, इन दीज इंस्ट्रूमेंट आर ट्यूब फॉलोड बाय अ कॉनिकल ओपनिंग, ये देखो ऐसे होती है, पौ पौ बजाता है ना वो, मोस्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सोर्स इन द, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, इतना पढ़ नहीं। यहाँ पे ये चीज़ है स्टेथोस्कोप, अगर आपने कभी नाम ना सुनो, डॉक्टर अपने कान में ये लगा के ना आपको धड़कन सुनता है, या फिर विंस की वो सुनता है, पीठ उठ रख के, तो वो क्या सुनता है, देखो मेनली इन द हार्ट और लंग्स में। ठीक, इन स्टेथोस्कोप्स द साउंड ऑफ द पेशेंट की हार्ट बीट का रीचेस द डॉक्टर्स ईयर बाय मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड। ठीक, यही होता है। जनरली द सीलिंग ऑफ कंसर्न्ड हॉल्स वगैरह वगैरह सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेस ऑल कॉर्नर्स। अबे यार कुछ नहीं है, बता रहे हैं कि मान लो ये हमारा ऑडिटोरियम बना हुआ है, यहाँ पे लोग बैठे हुए पब्लिक, तो यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, तो यहाँ से इसकी छत है ना ऐसी कर्व वाली क्यों बनाई कि यहाँ से टकरा के ऐसे ये पहुंच पाए। ठीक, सबको आवाज मिल जाए। ठीक, समझ गए, तो यही होता है, कुछ नहीं। रेंज ऑफ हियरिंग क्या होती है? द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक, children under the age of 5 year and some animals such as dogs can hear up to 25 kilohertz। मैं इसको आपको इधर समझा देता हूँ। एक हमारी रेंज होती है, हर्ट्ज में हम उसको नापते हैं हमारी। ठीक, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज, सॉरी,
इतनी तो हमारी नॉर्मल ह्यूमन लोग सुनते हैं, ठीक, हम लोग इसको सुनते हैं। बच्चे लोग जो होते हैं ना, छोटे 5 साल से छोटे बच्चे, वो सुन लेते हैं 25,000 तक की। लेकिन 20,000 प्लस वाली को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक, ULTRA सोनिक, ठीक, अल्ट्रासोनिक वेव्स। 20,000 से कम वाली को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक। ये हमारी होती है ऑडिबल वेव्स, इनको हम सुनते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हमारा अर्थक्वेक बड़ा आता है, तो हमारी वेल या हमारे गेंडा, गेंडा स्वामी यानी कि राइनोसोर्स, या हमारे एलिफेंट, ये सब के लिए कौन सी सुनाई देती है? वो सब इंफ्रासोनिक वेव सुनते हैं। और आपको पता है अर्थक्वेक जब आता है ना, तो इसकी जो प्राइमरी वेव्स आती हैं, तो वो जनरली इंफ्रासोनिक वेव भी होती हैं, तो वो इन सबको पहले सुनाई देती है, इसलिए इनमें खलबली मचने लगती है, ठीक। लेकिन 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा भी सुनते हैं हमारे डॉग्स, हमारे 5 ईयर से नीचे के बच्चे, ठीक, चाइल्ड्स, या फिर हमारे, और मैं आपको कहता हूँ बैट्स, ठीक, मॉथ, एक मॉथ होता है, रैट, चूहा, ठीक, ये सब क्या होते हैं? ये अल्ट्रासोनिक को सुनते हैं, ठीक। इनफैक्ट बैट तो इसको यूज भी करता है खाना वाना पकड़ने के लिए, तो यही सब दे रखा है और कुछ नहीं दे रखा कहानी, ठीक। तो देखो यही सब क्या रखा था, 1 kHz is बराबर 1000 Hz। एज पीपल ग्रो ओल्डर देयर ईयर्स बिकम लेस सेंसिटिव टू हायर फ्रीक्वेंसीज, कम सुन पाते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 Hz आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक। साउंड और इंफ्रासाउंड इसको बोलते हैं। If we could hear infrasound, we would hear the vibration of a pendulum just as we hear the vibration of the wings of a bee. Rhinosaurs क्या होते हैं? वो कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी एज लो एज 5 Hz। व्हेल्स, एलिफेंट्स प्रोड्यूस करते हैं साउंड इन द इंफ्रासाउंड रेंज, ठीक, बता चुका हूं आपको। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट some animals get disturbed before earthquake. Earthquake produce low frequency infrasound waves before the main shock waves begin, which possibly alert the animals. Frequencies higher than 20 kHz are called ultrasonic। बोला ना, आपको 20 हर्ट्ज से ज्यादा होती हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक या फिर अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल्स सच एज डॉल्फिन्स। हाँ, डॉल्फिन्स याद रखना, डॉल्फिन से हमारा बैट्स, पोर्पोइसिस, ठीक है, ये काइंड ऑफ मछली है जो कि कैसी है हमारी, मैमल्स है, ठीक, ये भी मैमल्स की उसमें आती है, मछली है काइंड ऑफ पोर्पोइसिस। Moths of certain families have been very sensitive hearing equipment. These moths can hear the high frequency squeaks of the bat and know when a bat is flying nearby and are able to escape capture. Rats also play games by producing ultrasound. ठीक। हियरिंग एड आप लोग कभी यूज किया हो तो, पीपल विद हियरिंग लॉस में नीड अ हियरिंग एड। हियरिंग एड क्या होती है? इज एन इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होती है, ऑपरेटेड डिवाइस होती है। हियरिंग एड रिसीव करती है साउंड थ्रू अ माइक्रोफोन, ठीक। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे एम्पलीफाई होते हैं एम्पलीफायर के थ्रू, एंड द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहाँ जाते हैं? गिवन टू अ स्पीकर ऑफ द हियरिंग एड, एंड द स्पीकर कन्वर्ट्स द एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड सिग्नल में और भेज देता है हमारे कान को सुनने के लिए। ये एक प्रोसेस रहता है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड और हाई हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स हैं, ठीक, आपको पता है 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की है तो अल्ट्रासाउंड है। ये able to travel along well-defined paths even the presence of the obstacles. Ultrasound are used extensively in industries and for medical purpose, ठीक। यहाँ पे यूज रखें अल्ट्रासाउंड कहाँ होता है, तो ये जनरली क्या है, यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड रीच प्लेसेस। कुछ नहीं है, छोड़ो, हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं, ड्यू टू हाई फ्रीक्वेंसी द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट वगैरह वगैरह। अल्ट्रासाउंड कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स में, ठीक, समझ के इतना ही बात करना, कुछ नहीं। Ordinary sound of longer wavelengths cannot be used for such purpose as it will be around the corners of the defective location and enter the detector. छोड़ो। Ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and from the image of the heart. This technique is called echocardiography. उसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स का। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज एन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू विच यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स फॉर गेटिंग इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। A doctor may image the patient's organs such as liver, gallbladder वगैरह वगैरह etc.
ये हेल्प करता है डॉक्टर को डिटेक्ट करने में उनकी एबनॉर्मलिटीज वगैरह वगैरह, मतलब हमारा वैसे ध्यान रखती है और कुछ नहीं। अल्ट्रासोनोग्राफी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ फोटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू डिटेक्ट कोजेनल डिफेक्ट्स एंड ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज। अल्ट्रासाउंड में बी एम्प्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स, किडनी के जो स्टोन्स होते हैं फाइन ग्रेन्स में और जो यूरिन के थ्रू पास हो जाते हैं। सोनार, इसका फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार एक डिवाइस है जो कहाँ लगी होती है, दीज यूज जो अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करती है और मेजर करती है, मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ये चीजें हैं जो सोनार काम करती है। सोनार कैसे काम करती है, सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर लगा होता है, उसमें एक डिटेक्टर भी होता है एंड जो इंस्टॉल होता है ना बोट या फिर शिप में। देखो मैं आपको फिगर से समझा देता हूँ। ये शिप है, यहाँ पे हमारा डिटेक्टर लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा एक ट्रांसमीटर है। ठीक, ट्रांसमीटर से हमारा क्या हुआ, सोनार वो वाली निकली, गई नीचे, कोई मान लो यहाँ पे कुछ उसको ऑब्जेक्ट दिखा, टकरा के वापस आएगी, ये डिटेक्ट करेगी, तो ये उसको पता लगेगा कि डिस्टेंस कितना है। ठीक, उसके बाद उसकी स्पीड बता सकता है। ओके, दो चीजें पता लगी। और तीसरी क्या बता रहा था ये, डायरेक्शन, कि वो किस साइड में डायरेक्शन में जा रही है, आ रही है वगैरह वगैरह, उसकी डायरेक्शन मतलब बता सकता है कि सीधे है, लेफ्ट राइट है वगैरह वगैरह, वो सब बता देगा। ठीक, तो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करता है, ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करता है। दीज वेव्स ट्रेवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट, ये पूरा मैं आपको बता चुका हूँ, छोड़ो। The above method is called eco-ranging. The sonar technique is used to determine the depth of the sea. बस ये important है कि सोनार टेक्निक से हम डेप्थ ऑफ द सी पता रखते हैं एंड टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइस ब्रेक्स, संकन शिप्स वगैरह वगैरह। जैसे हमारा वो मेगा शिप था ना, क्या नाम था उसका, वो डूब गया था ना, तो हम सोनार के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं, या फिर ऐसे छोटे मोटे जो भी शिप वगैरह रहते हैं वो हम सब चेक कर सकते हैं। ठीक, अब as mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night और emit करते हैं detecting reflection of ultrasonic waves। ठीक, the high pitched ultrasonic seekers of the bat are reflected from the obstacles और prey जो भी है and return to bats के एयर पे, वो अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। अब आगे उसका शिकार है या फिर कोई दीवार या फिर कोई अदर ऑब्जेक्ट है, ये क्या है कि द नेचर ने इसको रिफ्लेक्शन पे ऐसा बनाया है कि नेचर का रिफ्लेक्शन बताता है उसको कि वो बैट को कि वेयर द ऑब्स्टिकल है और कहाँ पे प्रे यानी कि शिकार है, इज एंड व्हाट इज इट लाइक, एंड उसको फिर कैसे काम करना है। अगर शिकार है तो उसको खाना है और अगर कुछ दीवार है तो उसको मुड़ जाना है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे अब हमारे ईयर के बारे में दे रखा है। ईयर के ये पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे, शायद नीचे कुछ दे रखा है नहीं, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। सो हम कैसे सुनते हैं, वी आर एबल टू हियर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिवाइस जिसको हम बोलते हैं ईयर। ये अलाउ करता है, कन्वर्ट करता है हमारे प्रेशर वेरिएशन को हवा में विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो ट्रेवल करते हैं टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व। ठीक, so the auditory aspect of human ear is discussed below। इसके बस पार्ट्स आप एक बार देख लो, पिन्ना है, हैमर है, एनबिल है, स्ट्रिप है। ये जो तीन है ना, हैमर, एनबिल और स्ट्रिप, ये तीनों हमारी बोन है कान की। ठीक, ओवल विंडो है, ऑडिटरी नर्व है, और केलिया है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम, ऑडिटरी कैनाल और यूस्टेशियन ट्यूब है। बस हमारे तीन पार्ट होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर कान के। तो यहाँ पे उन्होंने डिटेल दे रखा है कि द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिन्ना, ये कलेक्ट करता है साउंड को सराउंड चारों तरफ से, पिन्ना। द कलेक्टेड साउंड पास होता है थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, लास्ट में ऑडिटरी कैनाल देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन है, उसको बोलते हैं हम ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। व्हेन अ कंप्रेशन ऑफ द मीडियम रीच करती है ईयर ड्रम पे, तो प्रेशर पड़ता है इस पे ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन, इंक्रीज एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, और ईयर ड्रम को अंदर से पुश करती है। इसी प्रकार द ईयर ड्रम मूव करता है आउटवर्ड व्हेन अ रेयर फ्रैक्शन रीचेस, रेयर फ्रैक्शन मतलब जहाँ पर हमारे पास स्पेस होगा, डेंसिटी कम होगी। इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है एंड द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय थ्री बोन्स जो कि हमारी हैमर, एनविल और स्ट्रिप, अभी बताई थी आपको। इन द मिडिल ईयर ट्रांसमिट करता है द एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव्ड फ्रॉम वन साउंड वेव टू द इनर ईयर। हमारे इनर ईयर में द प्रेशर वेरिएशन आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय द कोकिला, कोइलिया या फिर कोकिला जो भी है। प्रेशर वेरिएशंस को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कौन कन्वर्ट करता है, कोइलिया। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन वाया ऑडिटरी नर्व
एंड द ब्रेन इंटरप्रेट करता है उनको एज अ साउंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, खत्म हमारा चैप्टर है ये बस। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हमें पता है। साउंड ट्रेवल करता है एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम, पता है। साउंड ट्रेवल्स एज सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन द मीडियम। इन साउंड प्रोपेगेशन इट इज एनर्जी ऑफ द साउंड जो ट्रेवल करती है, नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, पता है ना। मीडियम के जो पार्टिकल वो नहीं जाते हैं, वो आपसे एनर्जी ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, हमें पता है। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम वन मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड अगेन मैक्सिमम वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, वो एक कंप्लीट ऑसिलेशन बोलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफेक्शन या फिर कंप्रेशन को बोलते हैं हम वेवलेंथ। टाइम टेकन बाय द wave for one complete oscillation of the density or pressure of the medium is called the time period। समझ रहे हैं आप, टाइम टेकन एक वेव के द्वारा कितना टाइम किया गया एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, या फिर प्रेशर ऑफ द मीडियम, तो उसको बताते हैं हम टाइम पीरियड। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेटर्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक, यही है जो कुछ मतलब अपने याद रखना, कुछ नहीं। द स्पीड वी, फ्रीक्वेंसी वी एंड फ्रीक्वेंसी वी न्यू, एक्चुअली सॉरी न्यू है ये, और वेवलेंथ लैम्डा ऑफ साउंड आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन वी बराबर लैम्डा न्यू। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है प्राइमरली ऑन द नेचर एंड द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसमिटिंग मीडियम। ठीक है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टेट बोलता है कि द डायरेक्शन इन विच साउंड को इंसिडेंट हुआ है एंड रिफ्लेक्ट हुआ है मेक इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है। फॉर हियरिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द reflected one must be at least 0.1 second, आपको पता ही है। The persistence of sound in an auditorium is the result of repeated reflections of sound and is called the reverberation, यानी कि गूंज। इसके लिए हमें मिनिमम मैक्सिमम कितना चाहिए, 17.2 मीटर डिस्टेंस। Sound properties such as pitch, loudness and quality are determined by the corresponding wave properties. Loudness is the psychological response of the ear to the intensity of sound. The amount of sound energy पास होता है each second through unit area, उसको बोलते हैं intensity of sound। The audible range 20 से 20 हर्ट्ज है हमारी, पता ही है हमें। साउंड वेव्स विद फ्रीक्वेंसीज बिलो द ऑडिबल रेंज आर, उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक, जो उससे ज्यादा उनको बोलते हैं ऑडिबल रेंज, और जो सबसे ज्यादा अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड हैज मेनी मेडिकल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, हमें पता है। एंड सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट अंडरवाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन, आइसबर्ग्स, sunken ships, etc. So this is our chapter 5, or you can say the last chapter. Now you are free with 9th class physics। इसके बाद मैं 10th वाला स्टार्ट करूंगा। ठीक, वेरी सून यू विल बी फिनिशिंग योर फिजिक्स, आई एम टेलिंग यू। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इवन नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, गारंटी। ओके, तो हम खत्म करते हैं इसको। कोई डाउट हो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या फिर आप कमेंट कर दो। ठीक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।